हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी हम लोग इतने जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से, इतने शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं कि हर एक चीज हमें उम्मीद है कि आपको क्लास में ही समझ में आ जा रहा होगा। प्यारे बच्चे, हम लोग हिंदी का पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे और हम लोग पढ़ रहे थे अभी तीसरा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया जो भाषण है उसी को प्यारे बच्चे एक चैप्टर के रूप में बना करके आपको पढ़ना है। तो ये पूरा चैप्टर एक भाषण का अंश है जो कि संपूर्ण क्रांति, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया गया था। तो प्यारे बच्चे, हम लोगों को ना उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। हम लोग इस चैप्टर को आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग प्यारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएं। और हो सके तो आप लोग क्लास को अभी ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो पढ़ाते पढ़ाते आप हमारी पढ़ाई में कब खो जाइएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप खो जाएं उससे पहले प्यारे बच्चे आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से लाइक और शेयर जल्दी से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे प्यारे बच्चे, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे इस चैप्टर में। अच्छा हाँ, आगे पढ़ेंगे उसके पहले आपको हम साइंस बैच 2025 के बारे में बता दें कि जो बच्चे साइंस बैच 2025 में अभी तक अपना एडमिशन नहीं लिए हैं तो अपना एडमिशन साइंस बैच 2025 में जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिहार की बेस्ट टीम आपको इंटर की तैयारी कराने में जुड़ी है और हम चाहते हैं कि बहुत कम फी में, सिर्फ प्यारे बच्चे 1250 रुपए के बहुत लेस मात्र यानी कि नॉमिनल फी में आप लोग पूरे इंटर की तैयारी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एकदम पूरे अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम प्यारे बच्चों आपको पूरा लेखक परिचय बता दिए थे। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा लेखक परिचय एकदम याद हो गया है? जल्दी से बताइए तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा लेखक परिचय एकदम अच्छे तरीके से याद हो गया है? जल्दी से बताइए। वाह, क्या बात है। एक बच्चे लिख रहे हैं कि ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिनकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त का एतबार करो। तो बहुत अच्छी अच्छी बात आपके भी मुंह से कभी कभी निकल जाता है और आपका ये बात बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए पूरा लेखक परिचय आपको क्या याद हो गया है? यस और नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा लेखक परिचय क्या आपको याद हो गया है, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। हाँ, पूरा याद हो गया है? चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग कम से कम जन्म, भाषण, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, उनका निधन कब हुआ, ये सब कम से कम आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। और ये चैप्टर पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये भाषण है। इतना तक तो आप लोगों को याद करके रखना ही है। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आपको बताए थे संपूर्ण क्रांति भाषण का सारांश। संपूर्ण क्रांति भाषण का सारांश बताए थे, जो कभी कभी परीक्षा में 8 नंबर तक का पूछ देता है। तो इस कहानी का पूरा हम आपको सारांश बताए थे और उसके बाद हम आपको पूरा ये भाषण भी आज सुबह में ही प्यारे बच्चे पढ़ा दिए थे। अभी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का पूरा प्रश्नोत्तर। अभी प्यारे बच्चे हम लोग इस चैप्टर का पूरा प्रश्नोत्तर देखेंगे। अगर आपके किताब का बातचीत किया जाए कि आपके किताब में कुल कितना प्रश्न है, ठीक है ना? अगर आपके हम किताब का बात करें कि किताब में कुल कितना प्रश्न है, तो टोटल 11 प्रश्न है मेरे बच्चे, ठीक है ना? टोटल 11 प्रश्न है आपके किताब में। और हम यहाँ पर आपको कितना प्रश्न बता रहे हैं देख लेते हैं। 4, 5, 6, एक के बाद हो गया 7, 8, 9, 10। हाँ, हम यहाँ पर टोटल आपको 9 प्रश्न के आसपास बताएंगे। एक प्रश्न तो शायद इसमें सारांश वाला होगा, तो वो हम छोड़ दिए हैं, ठीक है ना? हम यहाँ पर 9 प्रश्न आपको बताएंगे। ये 9 प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए, आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है? जल्दी से बढ़िए बाबू, आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है? और हाँ, बाकी सभी सब्जेक्ट का तैयारी तो आपका एकदम अच्छे से चल रहा है ना? बाकी सभी विषयों का तैयारी आपका एकदम अच्छा चल रहा है? एक बार वो भी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, बाकी सभी सब्जेक्ट का तैयारी हमारा एकदम बेहतरीन चल रहा है। जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है बाबू। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं बाबू इसका पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व के किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? देखिए, हम आपको बताए थे कि जब जयप्रकाश नारायण को कहा गया कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व करता आप ही होंगे, याद करिए, आपको हम पूरे कहानी में बता चुके हैं। जयप्रकाश नारायण को जब कहा गया था कि इस आंदोलन का नेतृत्व आप करेंगे, तब जयप्रकाश नारायण कहते थे या फिर कहे थे कि हाँ, हम नेतृत्व तो जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब हम इस जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे तो फैसला हमारा होगा, जो हम फैसला करेंगे वो सबको मानना होगा, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम मनमाना करेंगे, हम सबसे बात करेंगे, सबसे बहस करेंगे, और जो अंतिम निर्णय होगा उसी पे विचार करेंगे। ठीक है ना? तो ये प्यारे बच्चे, आपको ये विचार किनका था? जयप्रकाश नारायण का विचार था। तो हम लोग लिखेंगे, आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी किया जाएगा, उनकी बातें समझी जाएंगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, उनकी बात समझी भी जाएगी, पर फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। सबको इस फैसले को मानना भी होगा, आपको भी मानना होगा। यहां पर एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहां की बहस भी होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा ना यही बात कहा गया था कि देखिए भाई, ठीक है, हम नेतृत्व तो करेंगे इस आंदोलन का, लेकिन फैसला जो होगा वो हमारा होगा, हमारे अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति इसका फैसला नहीं लेगा। क्लियर है? तब ना कहते हैं कि जब चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ना, तो आपको बाकी जो पूरा प्रश्नोत्तर का भाग है वो एकदम आसान लगने लगेगा, जैसा कि प्यारे बच्चे यहां पर आपको आसान लग रहा है। समझ गए ना? जैसा कि आपको यहां पर आसान लग रहा है ना, वैसे ही प्यारे बच्चे आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है? किनका किनका विशेषता? तो बापू यानी कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस विशेषता का एग्जाम्पल दिए हैं, यही लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां गलत होंगी। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां गलत होंगी, वे उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, वे हमें बुला करके प्रेम से समझाना चाहते थे। कह रहे हैं कि बापू में इतनी महानता थी कि वो हमें बुला करके बड़े प्रेम से समझाना चाहते थे। जवाहरलाल बड़े भाई थे, वे उनको भाई ही कहते थे, उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था। वे जयप्रकाश नारायण जी को मानते भी काफी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। यानी जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्ति थे, चाहे उनका दोस्त रहे चाहे उनका दुश्मन रहे, आलोचना सबका करते थे, क्योंकि अगर गलती उनको दिखाई पड़ता था तो वो मुंह बंद नहीं रखते थे, सबका आलोचना करते थे, चाहे उनके परम दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्यों ना हो। कहते हैं कि भाई ऐसे हमको पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत मानते हैं, अगर बातचीत में किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें बहुत मानते हैं, लेकिन हम आलोचना भी उनका करते हैं। जहां पर देखते हैं कि उनका गलती है तो हम उनका आलोचना करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आपको एकदम क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से याद हो जाएगा यदि आप लोग किताब अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही आसान लेवल पे याद हो जाएगा यदि आप लोग किताब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है किताब। अगर किताब पढ़े हैं बाबू तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर किताब बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, पूरा कहानी, पूरा जो भाषण है, अगर उसे अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना। चलिए, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, इन सुझाव से आप कितना सहमत हैं। देखिए, चुनाव सुधार के बारे में सबसे पहली बात तो कि आपको याद होगा कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण बोले थे कि सबसे पहला तो कि खर्चा कम करना होगा। जो करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं चुनाव में, वो खर्चा कम करना होगा। जयप्रकाश नारायण ये भी बोले थे कि आम लोगों का अधिकार सिर्फ क्या इतना ही है कि वो सिर्फ आकर के वोट दे दे, और क्या उन्हें बाकी अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। बताइए, हम आपसे अभी प्यारे बच्चे, कुछ दिन पहले एक मूवी निकला था जवान, शाहरुख खान का मूवी था। उस मूवी में आप लोग देखे होंगे कि किस तरीके से लोगों को बताया गया कि जब आप कोई छोटा सा सामान लेने के लिए जाते हैं, रात में मच्छर भगाने वाला एक मैक्सो ही लेने के लिए जाते हैं, तो 10 सवाल करते हैं कि इससे मच्छर भाग जाएगा ना, इससे शरीर पर कोई हानि तो नहीं पहुंचेगा, ये अच्छा सुगंध देगा ना, ये ज्यादा धुआं देगा ना, धुआं हमारे लिए कोई खतरनाक तो नहीं हो। मतलब बहुत तरह के सवाल पूछते हैं। तो जब मच्छर भगाने के लिए भी आप 10 तरह के सवाल पूछते हैं, तो फिर 5 साल के लिए जब आप सरकार चुन रहे होते हैं तो वहां पर आपका सवाल क्यों नहीं होता है? वहां पर भी आपका सवाल होना चाहिए ना। लेकिन बाकी सब चीज के लिए सवाल है लोगों के पास, लेकिन सरकार चुनते समय सवाल नहीं है। सरकार चुनते समय अपनी जाति देखते हैं, अच्छा ये हमारा जाति के है, तब तो इसको वोट दिए देंगे। तो बाकी सब चीज के लिए जाति नहीं देखते हैं। आपकी जाति वाला अगर कोई खराब प्रोडक्ट बनाएगा, आप क्या उसकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं भाई? वो तो आपकी जाति का बना रहा है, लेकिन नहीं खरीदेंगे। लेकिन आपकी जाति का कोई अगर मंत्री विधायक बनना चाहे तो आप चाहे वो कोई कैसा भी क्यों न रहे, अनपढ़ रहे, क्रिमिनल रहे, जैसा भी क्यों न रहे, आप उसे तुरंत वोट करते हैं। तो ये आपको बताया गया था। और जयप्रकाश नारायण भी यही बोले थे कि देखिए भाई, सिर्फ लोगों का अधिकार ये नहीं होना चाहिए कि जाकर के वो सिर्फ वोट दे, सवाल पूछने का भी अधिकार उनके पास सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है ना। तो कहते हैं कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। तो लिखेंगे कि जयप्रकाश जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है। आज का जो मतदाता है उनको सिर्फ इतना अधिकार प्राप्त है कि वो सिर्फ क्या कर पाता है, अपना मतदान कर पाता है। पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और न ही स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। जयप्रकाश जी इनमें एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। साथ ही चुनाव में जो रुपया जाति बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। यानी कि चुनाव में जो झूठ बोला जाता है, भ्रामक बातें फैलाई जाती है, इतना सारा रुपया खर्च किया जाता है, यह सभी क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया ना। हैं? देखिए, कुछ बच्चे यहां पर ऐसे भी जुड़े हुए हैं, हमें बोलना नहीं चाहिए। हम इधर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत समझा रहे हैं कि भाई बच्चे को समझ में आ जाए। अगर कहीं पर समझाने में कोई कमी बुझाता है तो हम चीजें रिपीट करते हैं, अगेन रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि भाई बच्चे को समझ में आ जाए। और एक बच्चे का भी हम कमेंट देखे हैं कि लिख रहा है कि फोटो नहीं ना भेजोगी। अब बताइए, हम भाई प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे को पढ़ाया जाए, और वो बच्चे कमेंट आके करते हैं कि फोटो नहीं ना भेजोगी। और जिस दिन क्लास बंद रहेगा ना, तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम उस दिन मैसेज करते हैं कि सर, अगर कोई बोल दिए कि चलो भाई बाबू ये दिक्कत है हमारे साथ, तो पढ़ने वाले बच्चे ना के बराबर मैसेज करेंगे। लेकिन ये जो फोटो नहीं भेजोगी वाले जो बच्चे हैं, ये जो है ना, इतना ज्यादा मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, प्रिंस का क्लास क्यों नहीं हुआ, काहे नहीं होगा, ऐसे रोज रोज करते हैं। बताइए, मतलब बताइए कि क्या उन लोगों का इरादा है। समझ गए? और बच्चे समझ गए हैं कि हम किनको बोल रहे हैं, और अभी वो सॉरी सर लिख भी रहे हैं। ठीक है ना। तो हम आपसे यही कहेंगे कि बाबू मेरे, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यही समय है। फिर बाद में जब समय निकल जाएगा ना, तो आप कहोगे कि सर टारगेट बोर्ड से तो पढ़े थे, नंबर कम आया, आप तो फोटो देखने में लगे हुए थे, नंबर आपको मिलेगा कहां से भाई? जो पढ़ने में लगे हुए हैं उनको क्या नहीं मिलेगा है? समझ गए ना।
तो ये प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ फुल मजा कर रहे हैं ये लोग। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हाँ चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी का जो मृत्यु हुआ, जो निधन हुआ, वो कहां हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, बताइए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहां मेहमान थे। दिनकर जी जो थे, रामधारी सिंह दिनकर, वो क्या थे, रामनाथ गोयनका के यहां मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस वे के मालिक भी थे। आपको हम सुबह में पढ़ाए थे, तो ये समझाए थे भी पिछले वीडियो में कि भाई ये इंडियन एक्सप्रेस वे के मालिक कौन थे, तो रामनाथ गोयनका। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। किनको, रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है ना। मतलब दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक आना, और हार्ट अटैक आया तो उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें विलिंगटन नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तो विलिंगटन नर्सिंग होम, विलिंगटन नर्सिंग होम, ठीक है ना। सारा इंतजाम था वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार भी थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वहीं उनका निधन हो गया। ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, यह पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है, वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि जो देश गुलाम है, वहां के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको वहां की ये आजादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है। यानी कि लड़ाई का नेतृत्व अगर बुजुर्ग लोग करते हैं ना, लड़ाई का नेतृत्व अगर हमारे जैसे लोग करेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से चल पाएगा। अगर युवाओं के हाथ में लड़ाई का नेतृत्व दे दिया जाए तो मारकाट संभव ज्यादा है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वो आजादी चाहते थे। उनकी उस समय आजादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः इन्होंने उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि आजादी की लड़ाई में ये भाग लेना चाहते थे। और उस समय सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, जो आजादी की लड़ाई में शामिल थी। इसलिए यहां पर जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन के बारे में लिखिए और अमेरिका के प्रवास के बारे में। छात्र जीवन के बारे में भी लिखना है और अमेरिका में उनका जीवन कैसा बीता उसके बारे में भी लिखना है। आपको बताए थे ना क्या क्या काम किए थे जयप्रकाश नारायण, अमेरिका में क्या क्या काम किए थे, कुछ याद है, बताइए। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में क्या क्या काम किए थे, बताओ जल्दी से, कुछ याद है। आपको पता होगा कि वो एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में प्लेट धोने तक का काम करते थे, जूता तक सफाई करने का भी वो काम अमेरिका में किए थे अपनी पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले हम लोग छात्र जीवन के बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम लोग अमेरिका प्रवास के बारे में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब बाबू थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इससे कम लिखने पर आपको, हमें नहीं लगता है कि ज्यादा नंबर मिल पाएगा। तो आप लोग जरूर इसका जवाब कुछ बड़ा करके ही लिखिएगा, ठीक है ना। कहते हैं कि 1921 जनवरी के मास में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। अन्य छात्र भी थे। सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया था। असहयोग आंदोलन में आपको पढ़ाए होंगे हम 10वीं क्लास में कि गांधी जी ये बोले थे कि देखिए भाई, अंग्रेजों को असहयोग करिए, अंग्रेजों को असहयोग करिए, उसको ज्यादा सहयोग मत करिए। वो भी साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फुलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया। वहां प्रयोगशाला में प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए। कुछ जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी में परीक्षा दी और पास भी हो गए। तो ये तो उनका छात्र जीवन था। लेकिन यहां पर हम लोग अमेरिका प्रवास लिखेंगे कि उनका अमेरिका प्रवास कैसा था, यानी कि उनका अमेरिका का जो जीवन था वो कैसा था। तो लिखेंगे कि पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे,
उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो जेपी को अमेरिका भेजा जा सके, पर जेपी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ाई करते हैं, अतः वह अमेरिका गए। यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि आकृष्ट राष्ट्रीय चेतना के विपरीत था। उन्होंने अमेरिका का दलाल बताया गया, वहां उन्होंने बागानों में काम किया। हाँ, चाहे तो आप लोग यहां से भी लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो ऊपर वाला छोड़ सकते हैं 4 लाइन, यहां से भी नीचे भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई गलती नहीं होगा। लिखेंगे कि अमेरिका में जयप्रकाश नारायण जी ने बागानों में भी काम किया। जिस समय वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मजे से खा पी करके कुछ बचा भी लेते थे, कुछ कपड़े के लिए तो कुछ फीस के लिए, बाकी घर बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्तरां में यानी रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धो लेते थे या फिर वेटर का काम करते थे। जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिलने लगी, फिर 3 महीने बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए, ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे, फिर जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा। तो ये उनका अमेरिका का प्रवास है, इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, हो जाएगा ना। तो प्यारे बच्चे, उनका अमेरिका का जो प्रवास था, अमेरिका का जो उनका जीवन था, बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। अमेरिका में वे प्रवास के दौरान एकदम मतलब दुख की घड़ी से गुजर रहे थे। होटल में बर्तन साफ कर रहे थे, जूता साफ कर रहे थे, बागान में काम कर रहे थे, और यहीं से उनको पैसा आ रहा था, और पैसा कमा करके वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है ना। चलिए, 7वां, पाठ के आधार पर सब प्रसंग व्याख्या करें। यहां पर प्यारे बच्चों व्याख्या करना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारा आपका किताब का क्वेश्चन और हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, वो थोड़ा ऊपर नीचे बाबू हो सकता है, तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। वो मिलाइएगा कि जो सर पहला क्वेश्चन बता रहे हैं वो हमारी किताब में भी पहला क्वेश्चन मिल जाए। थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप लोग ऊपर नीचे मिला लीजिएगा, बाकी सब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा करके उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण का जब भाषण हो रहा था, जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन हो रहा था, तो दूर दूर से लोग आ रहे थे उनके आंदोलन से जुड़ने के लिए। लेकिन उस समय उन लोगों को पटना आने से रोका जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उन पर गोलियां चलाई जा रही थी, उन पर लाठियां चलाई जा रही थी। उनको पकड़ के प्यारे बच्चों, उनको पकड़ के क्या किया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था। ठीक है ना। इन्हीं बात का चर्चा यहां पर जयप्रकाश नारायण करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, अभी आसमान में भी उड़ेंगे। अभी जमीन पर उतरे हैं, अभी आसमान में भी उड़ेंगे। अब बिहार का ये क्या लिख रहे थे, अब बिहार का हर एक बच्चा बोलेगा कि हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते, सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी के दुश्मन है। डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांति में कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, वे कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या यह अपराध है? उनका मात्र यही न अपराध है कि सभा में जाते हैं और जाते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही है। यानी कि जो व्यक्ति इस तरीके का हरकत कर रहा है या करवा रहा है कि लोगों पर लाठियां बरसा रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को पीट रहा है, तो असल में डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो यही है। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? यही लोग है, ध्यान रखिएगा। एक और व्याख्या करने वाला सवाल है, कह रहा है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। आपको पता है ना कि जयप्रकाश नारायण बोले थे कि भाई हमें इंदिरा गांधी से कोई झगड़ा नहीं है, हमें उनकी नीतियों से झगड़ा है।
हमें इंदिरा गांधी से कोई तकलीफ नहीं है, हमें उनकी गलत नीतियों से तकलीफ है। वे कहे थे कि चाहे जवाहरलाल नेहरू भी क्यों ना हो, हम भी उनका भी आलोचना करते थे जब उनका नीति गलत होता था। तो यहां पर प्यारे बच्चे हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। जयप्रकाश जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कम स्वार्थगत अधिक है। उनके कर्ता धर्ता हमारे शासक हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके इशारे पर ही सब हो रहा है, वो ही उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूं जिनके आधार पर सत्ता वाले ये सब कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें व्यक्तियों से क्या झगड़ा है, व्यक्ति से हमारा लड़ाई नहीं है, हमें तो उन व्यक्तियों के गलत नीतियों से झगड़ा है, उन गलत नीतियों से हमें तकलीफ है जो उनकी गलत नीतियां हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं है, मात्र नीतियां हैं। कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियां जनता के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियां ही नहीं है, अगर कुछ है भी तो वो स्वार्थ के लिए है, वो स्वार्थ से रहित है। तो ये प्यारे बच्चे बोला गया है किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? अपना सुझाव देंगे। यानी कि यहां पर प्यारे बच्चे अपना सुझाव मांगा जा रहा है। टारगेट बोर्ड प्लीज आर्स होगा सर? अच्छा हाँ बाबू, बिल्कुल आर्स होगा। 1 से 2 दिन के अंदर हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। कल या परसों हम आर्स का बैच लॉन्च करेंगे। कल या परसों हम आर्स का बैच लॉन्च कर रहे हैं, चिंता मत करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि इसका मूल था सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी है, इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं है। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है और विकराल रूप में पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता रही है, शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है, फिर बचा ही क्या है? युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। वो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। फिर उसकी जड़ें कहां खोजी जाएं? कहां तक नहीं है उनकी जड़ें? गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलिहान में, अस्पताल में और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ें हैं और जड़ों का जाल बिछा हुआ है। इसलिए जेपी बाबू जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, और क्या आप जेपी बाबू से सहमत है? तो बिल्कुल सहमत हैं। हर जगह पर तो भ्रष्टाचार है ही, बिना रिश्वत का कोई काम होता है सरकारी? आजकल एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइए, वहां पर 5,000 दीजिए। अपने जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम लेके जाइए, वहां पर 5,000 दीजिए। तो हर जगह पर प्यारे बच्चे पैसा लगता ही लगता है। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन ये वाला है, कह रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है? दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो हम लोग लिखेंगे कि दलविहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। उनकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्र का एक मूल उद्देश्य है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व धूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलविहीन होगा। यानी कह रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए कि दलविहीन लोकतंत्र, लोकतंत्र किसी खास दल के लिए नहीं हो, लोकतंत्र का अधिकार कोई खास दल वाला ज्यादा ना यूज कर ले, लोकतंत्र का जो है ना दुरुपयोग ना कोई कर ले, तो इसलिए दलविहीन क्रांति को वो ज्यादा मान्यता देते हैं। तो यहां तक प्यारे बच्चों क्या था? पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन हम आपको आज करवा दिए हैं उतना आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी इसको सिस्टमैटिक तरीके से करके हम आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, चलिए, तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग कल अगली क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोग सीधे अब ग्रामर पर आएंगे, व्याकरण पे आएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है? इसके बाद अब हम लोग क्या आएंगे? सीधे व्याकरण पे आएंगे, ठीक है ना? तो व्याकरण के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। हालांकि इसका अगला जो चैप्टर है वो है अर्धनारीश्वर, लेकिन हम लोग उसे बाद में देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग व्याकरण पे आएंगे, ठीक है ना? हाँ, आर्स बाबू बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। जिनका एग्जाम अगले साल है उनके लिए भी, जिनका एग्जाम अगले के अगले साल है उनके लिए भी, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? आर्स स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसके लिए बस तैयार हो जाइए। चलिए, तो आज का क्लास प्यारे बच्चे आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है?
ठीक है ना। और यहां पर प्यारे बच्चों जितने भी सारे क्वेश्चन बताए हैं उसको आप लोग याद करने का पूरा प्रयास करिएगा। अगर पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तभी जाकर के आपका काम अच्छा होगा और आपका काम बढ़िया से चलेगा और आपका पढ़ाई भी बढ़िया चले, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा और अगली क्लास में हम आपसे टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, तो उसके लिए तैयार भी रहिएगा। कल शाम में 5 बजे, कल शाम में 5 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, मिलते हैं प्यारे बच्चे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।